तो आज हम सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे वन लाइनर में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? इसे सी कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5334 है। नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को किस चरण में रखा गया है? इसका सही उत्तर है फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। तो याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में संख्या 5 को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा सेकेंडरी लेवल से। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की भाषा कैसी होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा होगी। तो याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की जो भाषा होगी वह मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स शुरू होगा कक्षा 6 से। नई शिक्षा नीति 2020 किसके विकास पर जोर देती है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन संबंधित गठन का क्या नाम है? इसका नाम है परख। तो याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन संबंधित गठन का नाम परख है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? यह 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन है और यह अनुच्छेद 21 का 2002 में परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 21 का 2002 में इसे परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना है। यह शिक्षा का मौलिक अधिकार है और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना है और यह शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना है? 30:1 है। तो याद रखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30 पे 1 छात्र है, 30 बच्चों पर 1 छात्र है। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस क्या है? 800 घंटे व 200 दिन है। तो याद रखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 800 घंटे और 200 दिन है। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 1000 घंटे और 220 दिन है। तो याद रखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 1000 घंटे हैं और 220 दिन है। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? इसका सही उत्तर है धारा 28 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 28 के अंतर्गत। आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है? सही उत्तर है धारा 17 के अनुसार। तो याद रखिएगा, आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना बच्चे को मना है? धारा 17 के अनुसार। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या है। तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की अक्षमता होती है, समस्या होती है। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, गणित को समझने की अशक्ता डिसकैलकुलिया होती है। तो याद रखिएगा, गणित संबंधी समस्या क्या होती है? डिसकैलकुलिया होती है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने की समस्या है। किसकी समस्या है? लिखने की समस्या है डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? यह पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था?
इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? इसे चेतना का विज्ञान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स या वुंट ने कहा। 12वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान यह वाटसन ने कहा था। तो याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा था। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं। अगला प्रश्न है, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? यह थॉर्नडाइक ने दिया था। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? यह स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? यह संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किया था। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए? जीन पियाजे थे। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? यह 3 विद्वानों ने दिया है। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? 3 विद्वानों ने दिया है। कौन कौन? जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। यह 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधगम के द्वारा संभव है। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास अधगम के द्वारा संभव है। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? शैशव अवस्था में प्रारंभ होता है और शैशव अवस्था की अवधि 0 से 5 वर्ष होती है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? अपनी माँ को पहचानता है। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है? किशोरा अवस्था में पूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, बालक का सामाजिकरण किशोरा अवस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। तो याद रखिएगा, बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। अगला प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच किशोरा अवस्था में आती है। किस अवस्था में आती है? किशोरा अवस्था में आती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और वाल्टन ने दिया। मौखिक रूप से सीखने की असक्ता अफेजिया कहलाती है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रूडोल्फ गायकल था। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा के विज्ञान से था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है। किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया, ये सभी अंतर्निहित हैं विचारात्मक प्रक्रिया में। किसमें निहित हैं? यह सभी अंतर्निहित हैं विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में भी सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है परिवेश का प्रभाव। क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव कहलाता है। तो याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में भी सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, यह कहलाता है परिवेश का प्रभाव। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। कितनी है? 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है? अवलोकन है। तो याद रखिएगा, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप अवलोकन होता है। क्या होता है? अवलोकन होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय
सीखने के विकास में किया जाता है यह क्या कहलाता है? यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है। यह क्या कहलाता है? यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। तो याद रखिएगा, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है और यह कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। पियाजे के अनुसार मूल संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में घटित होता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चापलूस स्मृति का ह्रास करना, यह डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यह डिसलेक्सिया कहलाता है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है? भाषाघात कहलाता है। तो याद रखिएगा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार भाषाघात होता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय 2 गुना होता है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच होती है। अगला प्रश्न है, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? अनुकरण के द्वारा, जिसे कहते हैं दोहराकर, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनाकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। तो याद रखिएगा, यह सभी भाषा के साधन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष तक सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक निम्न प्रकार हैं: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। यह सभी भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? एल्फ्रेड बिने ने समझाया था 1904 में। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? एल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया था। किसने? एल्फ्रेड बिने ने परिभाषित किया था। और बुद्धि 2 प्रकार की होती है। इन्होंने 2 बुद्धि के प्रकार बताए थे, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। एल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने दिया था। और इनके सहयोगी स्टर्न, टर्मन और साइमन थे। यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में सही कथन क्या है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। तो याद रखिएगा, विकास के संबंध में सही कथन क्या है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। यह वर्तुलाकार सिद्धांत बताता है। कैसा सिद्धांत बताता है? यह वर्तुलाकार सिद्धांत बताता है। जन्म के समय शिशु रोता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, यह गुणनफल है। तो याद रखिएगा, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, यह गुणनफल इसका सही उत्तर है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। तो याद रखिएगा, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहते हैं। डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है? आंकिक क्षमता से है। किससे? आंकिक अक्षमता से है। तो याद रखिएगा, आंकिक अक्षमता से है डिस्कैलकुलिया का संबंध। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और यह प्रश्न अक्सर आता है, तो इस प्रश्न को आप रट कर रखिएगा। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया था किसने? लेविटर ने लगाया था। किसने लगाया था? लेविटर ने लगाया था। अगला प्रश्न है, कॉलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेना क्या कहलाता है? नैतिक तर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा कहलाता है। तो याद रखिएगा, कॉलवर के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेना क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा कहलाता है। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो याद रखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? जी कारक, एस कारक। कौन कौन से हैं? जी कारक और एस कारक सिद्धांत हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। और इनके अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है। बुद्धि के 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत
आरबी कैटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत। कॉलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने किया था। तो याद रखिएगा, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने किया था। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था को जाना जाता है। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जाता है। तो याद रखिएगा, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। उदाहरण है, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। दोस्तों, मैंने कई प्रश्न इसमें दोबारा से रिवाइज कर दिए हैं, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अवधान संबंधी विकार को ADHD कहते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया कहलाती है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? यह कॉलर ने दिया था। तो याद रखिएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर ने दिया था। मानसिक रूप से मंद बालक को सीखने, इसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखिएगा, मानसिक रूप से मंद बालक को सीखना क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? यह ब्रून ने दिया था। प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव। तो याद रखिएगा, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर मानते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहा जाता है? उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट पेडागोजी के वन लाइनर प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आप इसे कम समय में तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी क्लास और नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा आपके लिए। ये था सीटेट पेडागोजी के वन लाइनर का पार्ट 1। दूसरा पार्ट में नेक्स्ट डे लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।